नमस्कार, हमारी खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी के बयान पर देश में चढ़े सियासी पारे की। वहीं जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन पर भी हमारी खास रिपोर्ट दिखा। और चलते चलते बात यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की पीडीए के मसले पर अखिलेश यादव को ललकार की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसे कमेंट किए हैं जिसको लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, भारत विरोधी नेता हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल के अपने जर्मनी दौरे के वक्त बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर 3 दिन के दौरे पर 17 दिसंबर को जर्मनी पहुंचे थे। यह अलायंस दुनिया भर की 117 प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख समूह है। राहुल ने पहले दिन म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का दौरा भी किया था। यहाँ विभिन्न कारों और मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी ली थी। बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था। बहरहाल कांग्रेस ने इस बातचीत का 1 घंटे वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी ने वीडियो में ये कहा, बीजेपी राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचार को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर भी पूरा कब्जा कर लिया। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर रही है, नेताओं पर कोई दर्ज नहीं किया। राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर दिए गए प्रमुख बयान। विदेशों में मोदी सरकार की नीति और भारत के लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल दे रहे हैं। अमेरिका सितंबर 2024 वाशिंगटन डीसी और टेक्सास की यात्रा के दौरान कहा कि भारत में डर का माहौल है। लंदन कैम्ब्रिज मार्च 2023 भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और प्रेस व न्यायपालिका जैसे स्तंभों पर हमले। कोलंबिया, यूरोप, अक्टूबर 2025 इस दौरे के दौरान वैश्विक मंचों पर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के कमजोर होने की बात दोहराई थी। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ बीजेपी से लड़ रहे, हम उनके भारतीय संस्थागत ढांचे और एजेंसियों पर कब्जे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीते हैं, हमने हरियाणा का चुनाव भी जीता, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि एक ब्राजील की महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में थी। जब हमने प्रश्न चुनाव आयोग से पूछे जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि हमें लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव भी निष्पक्ष नहीं थे। It's a deeper battle now than simply elections. Now we are fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing. Is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of the idea of equality between language and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual should have the same value. So when for example we see a BJP leader voting in Uttar Pradesh and then voting again in the Haryana election, the BJP is saying is this guy is worth 2 people. Or when you have one woman who votes 200 times in a polling booth in Haryana, what the BJP is saying is this woman has 200 times the value. राहुल गांधी अक्सर विदेशों में उठाते हैं ये मुद्दे। भारत में लोकतंत्र की संस्थाएं अब सतत नहीं है। आरएसएस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं में अपने लोग भर रहा है। बीजेपी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों वाले संविधान को बदलना चाहती है। सरकार का ध्यान केवल चंद उद्योगपतियों पर है जिससे रोजगार नहीं पैदा हो रहे। देश और दुनिया में बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक हम इस समय देश और दुनिया में बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। पहले भारत को अमेरिका की प्रभुत्व वाली दुनिया से फायदा हुआ, जहां अमेरिका दुनिया के नियम बनाता था, भले इसमें कुछ गलतियां थी। अब अमेरिका की ताकत सेना, अर्थव्यवस्था और वित्त संबंधी मामलों में चुनौती का सामना कर रही थी।
साथ ही अमेरिका के अपने अंदर भी कई समस्याएं हैं। बड़ी चुनौती है वो है कि उत्पादन का काम ज्यादातर चीन के हाथ में चला गया है। इसके कारण भारत, अमेरिका या जर्मनी जैसे देश केवल सर्विस सेक्टर के पैमाने पर रोजगार नहीं पैदा कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये क्षेत्र चीन के पास ज्यादा है। नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों से नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार केवल मैन्युफैक्चरिंग से ही पैदा हो सकते हैं। बीजेपी ने कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप जैसे अडानी और अंबानी पर ज्यादा ध्यान देकर इसे रोक दिया है, जो उत्पादन की बजाय व्यापार पर जोर देते हैं। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों से नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो भारत के दो दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष है। ये दृष्टिकोण एक सशक्त नेता के शासन में विश्वास करता है, जबकि दूसरा मानता है कि भारत को बातचीत, सहमति और अपने विविध राज्यों और संस्कृतियों की आवाजों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। On the question of jobs, there is only one way that you produce jobs at scale for a country like India, and that is manufacturing, right? And what we've done in India and what the BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. When they concentrate power into the hands of, 3 or 4 oligarchs, the Ambanis and Adanis of the world, these are not guys who are interested in manufacturing. If you look at what they do, they're trading companies, they're not producing companies, right? And essentially, most of them are selling Chinese product in India. So what we would do is we would look at, in fact, some of the stuff that we are seeing in Germany, we would look at how to build up small and medium industry. We would look at how to create jobs in agriculture and jobs in the connection between agriculture and the rest of the economy, cold chain, food processing, and then we would look seriously at manufacturing, and we would realign our GST, for example, which today is completely anti-producer and pro-consumer. We would try and realign some of those structures. भारत का भविष्य केवल एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता। आपको बता दें कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि भारत इतना बड़ा और विविध देश है, इसका भविष्य केवल एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता। हमारा संविधान इसे राज्यों का संघ मानता है, जहां सभी की राय सुननी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। वहीं राहुल के बयान पर बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने आलोचना की है कि जब भारत में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब नेता प्रतिपक्ष देश से बाहर जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल और कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाना चाहते हैं। देखिए, देश के एलओपी का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से देश के एलओपी को बिहेव करना होता है, विशेष करके जब एलओपी विदेश की भूमि में होते हैं। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है, पार्लियामेंट में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्स पे चर्चा हो रही है और इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी जर्मनी में है। आज हमने देखा कि म्यूनिक के BMW की फैक्ट्री में राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ और वहाँ राहुल गांधी जी ने उनके मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए यह भी कहा कि मुझे दुख है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, द मैन्युफैक्चरिंग इज पुअर इन इंडिया। अब देखिए, बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। राहुल गांधी कहते हैं कि लोग आपस में लड़ेंगे, भारत असफल हो जाएगा। क्या भारत से प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति भारत को असफल होते देखना चाहेगा? राहुल कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले उनके हर्ट स्कूल में चर्चा की कुछ जानकारी 18 दिसंबर को सामने आई थी। इससे राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की थी। राहुल ने कहा था कि संघ प्रमुख खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है, या उनमें और हम में अंतर है। बहरहाल राहुल गांधी के बयानों पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी में उन लोगों से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चला। बीजेपी ने उनकी मुलाकात हर्ट स्कूल के प्रेसिडेंट कॉर्नेलिया वोल से होने पर भी सवाल उठाए और उन्हें जॉर्ज सोरोस से जोड़ा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से
का। के न्यूज़ खबरों का सारथी। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया है। सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस सर्चिंग बॉर्डर एरिया के 80 से ज्यादा गांवों में चलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्च ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दिसंबर के महीने में जम्मू संभाग के सीमावर्ती इलाकों में कोहरे का फायदा उठाकर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करने की खुफिया जानकारी मिली है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की ओर से लॉन्च पैड्स पर आतंकियों की हलचल बढ़ी है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जमीन में आतंकियों की घुसपैठ की आशंकाओं के बीच सुरक्षा बलों का वो संयुक्त सर्च ऑपरेशन एक बेहद महत्वपूर्ण और व्यापक कदम है। वर्तमान परिस्थितियों और हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस अभियान का विस्तार किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मजाल आतंकियों की तलाश जारी है। जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन का दायरा 10 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। आतंकियों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों और हवाई निगरानी का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मजालता के चोरे मोटू गांव में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकियों ने स्थानीय नागरिक के घर में खाना खाया और उसके बाद जंगल में फरार हो गए। बता दें कि आतंकियों को घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। बता दें कि संयुक्त तलाशी अभियान चोरे मोटू गांव और उससे सटे वन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। यह इलाका उस स्थान से करीब 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है जहाँ इससे पहले एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। इन इलाकों में हो रही है सर्चिंग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी और नियंत्रण रेखा एलओसी से सटे लगभग 80 से ज्यादा गांव और जंगली इलाकों में जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में जवान घर घर तलाशी ले रहे हैं। सांबा के बाबन नाला, पलोरा, त्रेयाल, मंसर और चिल्ला डागा जैसे इलाकों में तलाशी। अखनूर सेक्टर के प्रगवाल और आसपास के गाँव में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जम्मू जिले के पंसर, मनियारी, पहाड़पुर, तप्पर, तरनाह, नाला, बैन, नाला और किशनपुर कांडी समेत कई गांवों में तलाशी। अमीरा कदल और महाराजा बाजार में घनी आबादी वाले इलाकों में एक्सप्लोजिव हथियार और एम्यूनिशन की तलाश के लिए स्निफर डॉग और मेटल डिटेक्टर को लगाया गया है। राजौरी के थाना मंडी और कोट में व्यापक अभियान जारी है। ऑपरेशन की प्रमुख विशेषताएं: तलाशी अभियान में स्निफर डॉग, ड्रोन और विस्फोटक डिटेक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू शहर में एनआईए कार्यालय के पास एक चाइनीज राइफल टेलीस्कोप मिलने के बाद एजेंसी अत्यधिक सतर्क है। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ग्राम सुरक्षा समितियों को भी सक्रिय और प्रशिक्षित किया गया है। सर्दियों में सूख चुके नालों और नदी क्षेत्रों की भी विशेष जांच की जा रही है क्योंकि ये घुसपैठ के रास्ते रहे हैं। आपको बता दें कि किश्तवाड़ के जिले के छात्रों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि 3 दिनों से बंद इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। तलाशी अभियान नाईदगाम, सिंहपुरा, गड़ईपुरा, दक्षिण हलनाड़, भटपुरा और गलवन सहित आसपास के गाँवों और जंगल जारी है। घरों में भी तलाशी ली गई। पुलिस अलर्ट है। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं एंटी सबटोज चेकिंग और सर्च बख्शी स्टेडियम के पास इलाकों में की गई जो कश्मीर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के मेन जगह है। लाल चौक का मशहूर क्लॉक टावर जो पिछले 4 सालों से टूरिस्ट हब बन गया है। अमीरा कदल से थोड़ी दूर पर वहां भी सर्चिंग की गई है। बताया जा रहा है कि पिछले बार बीएसएफ के अधिकारी ने खुलासा किया था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू क्षेत्र के सामने करीब 72 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय कर दिए हैं। इनमें से 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफरवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। वहीं करीब 60 लॉन्च पैड एलओसी के सक्रिय बताए गए हैं। इसके बाद सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। जम्मू क्षेत्र बन रहा है घुसपैठ का रास्ता। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में घुसपैठ के ज्यादातर रास्ते पाईबंदी और आधुनिक निगरानी के चलते सील हो चुके हैं। इसके चलते हाल के वर्षों में आतंकी संगठन जम्मू क्षेत्र को वैकल्पिक घुसपैठ मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के कुछ हिस्से बिना बाढ़ के है और भौगोलिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। फिलहाल सुरक्षा बल हर संदिग्ध घर, खेत और जंगली गुफाओं की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े टकराव की खबर नहीं है, लेकिन कई जगहों पर संदिग्धों की धरपकड़ और हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी है। इसमें न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए एक पारिवारिक दलों का गठबंधन है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी यूपी संगठन में पीडीए पदाधिकारियों की भागीदारी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, ओबीसी कुर्मी समुदाय।
महामंत्री प्रदेश के कुल 7 से 8 महामंत्रियों में अमरपाल मौर्य ओबीसी, प्रियंका रावत एससी और राम प्रताप जैसे नाम हैं। उपाध्यक्षों और प्रदेश सचिवों की सूची में लगभग 40% से अधिक हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय की है। इसमें शंकर लोधी ओबीसी, शकुंतला चौहान ओबीसी और सुरेश पासी एससी जैसे चेहरे प्रमुख हैं। यूपी का 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब यूपी पर सबकी निगाहें होगी, खासकर जाति आधारित सीटों पर। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया। इसे अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूले की काट माना जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस कदम से निश्चिंत नजर आ रही है और मानती है कि 2027 में 2024 लोकसभा जैसी रणनीति पर चलेगी, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ अब भी मजबूत है। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो वोट में कहीं न कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डालेंगे, ये कहाँ की? इसलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। लेकिन जहां तक यूपी का सवाल है, हमने आपने जो बुलडोजर चलते देखा है, बुलडोजर चलाए पीडीए पर। अगर गिनती करोगे आप, सबसे ज्यादा पीडीए समाज के लोगों पर अन्याय, सबसे ज्यादा पीड़ित किए गए, सबसे ज्यादा दुखी किए गए, वो सब पीडीए वाले हैं जिन पर बुलडोजर चला। बुलडोजर कहाँ है? इतना बड़ा स्कैंडल है। पहले तो 100 करोड़ का बताया जा रहा था, अब 2000 करोड़ से ऊपर निकल गया है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, कोई नहीं। और जो गिफ्टेड गाड़ियां हैं, आप लोग तो ऐप है आपके पास, ऐप से निकाल लेते। यूपी में 2024 में जीते पीडीए सांसदों का आंकड़ा भाजपा प्लस एनडीए, विपक्ष इंडिया ब्लॉक प्लस अन्य, पिछड़ा वर्ग 14, विपक्ष 24, अनुसूचित जाति 8, विपक्ष 9, अल्पसंख्यक 0, विपक्ष 4। बीजेपी यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, समाजवादी पार्टी का पीडीए समय समय पर बदलता रहता है। आजम खान के होते हुए भी समाजवादी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब सपा ने पीडीए का ध्यान नहीं रखा। पंकज चौधरी ने एसआईआर को लेकर भी बात की और विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। पंकज चौधरी ने बताया कि गुरुवार से बुधवार तक हर जिले में अटल स्मृति दिवस मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। साथ ही उन्होंने एसआईआर पर बोलते हुए कहा कि एसआईआर के तहत भी हम जनता के बीच जाएंगे। पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ कोई गलत ना जुड़े, न ही कोई नाम छूटे का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एसआईआर पर पहले से काम कर रही है, भाजपा में समय समय पर बदलाव आता है। देखिए, पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना, पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें। के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो कार्यक्रम वहाँ हो उसमें हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम जुटने ना पाए, और जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम उसमें से हटाने का जो काम चल रहा, उस पर भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि उनका हम चुनाव आयोग का सहयोग करें और एक हमारा राजनीतिक कार्य है उसको पूरा करें। निवेदन आप लोग से भी रहेगा कि मैं बहुत दंड फंद वाला नेता नहीं हूँ। फिलहाल बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव के बाद राजनीतिक हलकों में जातीय संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं का तर्क है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समुदाय की निर्णायक भूमिका जरूर है, लेकिन उसका एकमुश्त झुकाव भाजपा की ओर से नहीं हुआ। सपा नेतृत्व मानता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि कुर्मी मतदाताओं में पार्टी की स्वीकार्यता बनी हुई है। इसी भरोसे के साथ सपा ये संकेत दे रही है कि वो 2027 विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार चयन और क्षेत्रीय संतुलन के लिए वही फॉर्मूला अपनाएगी जिसने 2024 में उसे मजबूती दी।
समाजवादी पार्टी ने केवल विरोध की राजनीति तक सीमित रहते हुए बूथ स्तर पर एक एक वोट की निगरानी का किया। ये काम गंभीरता से चल रहा है। संगठन को नीचे तक सक्रिय किया जा रहा है। कुर्मी बिरादरी से आने वाले सपा के एक वरिष्ठ नेता और सांसद बताते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर करीब 40 कुर्मी विधायक चुने गए थे, जिसमें बीजेपी के 27, सपा के 12 और कांग्रेस का विधायक शामिल था। बावजूद इसके 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने 80 में से 37 सीटें जीत ली। कुर्मी समुदाय से कुल 15 सांसद चुने गए, जिसमें 11 सपा के, 3 भाजपा के और 1 अपना दल के रहे। सपा का आकलन है, आंकड़े बताते हैं कि भाजपा के पास अधिक विधायक होने के बावजूद कुर्मी समाज में सपा की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इसी आधार पर पार्टी की योजना है कि भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी को उनके प्रभाव क्षेत्र में ही प्रभावशाली कुर्मी नेताओं के जरिए चुनौती दी जाए। इसके लिए जातीय समीकरणों के अनुसार प्रत्याशियों को जल्द शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ताकि 2027 की बिसात बिछाते समय सधी हुई चाल इसे बिछाया जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।